हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड एंटीवायरल थेरेपी आइडियली बी स्टार्टेड इन हर्पीज जोस्टर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। हर्पीज जोस्टर के केस के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट के लिए जो हमारा एंटीवायरल थेरेपी है उसे कब स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए विद इन 7 days ऑफ रशेस ऑनसेट, ऑप्शन बी only when blister crust, ऑप्शन सी within 72 hours of rashes onset, ऑप्शन डी आफ्टर 1 week of symptoms। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर विदिन 72 hours of rashes onset। यहाँ पर अगर हमारा हर्पीज जोस्टर का केस है तो वहां पर अगर विदिन 72 आवर के अंदर हम एंटीवायरल स्टार्ट करते तो उसकी वजह से हमें आइडियली मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होता है। अब हम देख लेते हैं कि हम जो अर्ली एंटीवायरल ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं उसका रीजन क्या है। उससे हमें दो चीजों का बेनिफिट होता है। एक तो जो हमारा हर्पीज जोस्टर की वजह से पेन होता है वो रिड्यूस होता है, इसी के साथ ही उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट रहता है हमारा रिस्क ऑफ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, न्यूरालजिया यानी नर्व पेन रहता है। हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया रहता है, वो कॉमनली देखने को मिलता है, तो इसका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेडिकेशन में बी एडेड टू मैनेज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया आफ्टर हर्पीज जोस्टर। कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो कि हर्पीज जोस्टर होने के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया को मैनेज करने के लिए हम ऐड करते हैं। ऑप्शन ए गाबापेंटिन, ऑप्शन बी पैरासिटामोल, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। राइट आंसर हमारे पास जो रहेगा वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गाबापेंटिन जो होती है उसे यूज में लिया जाता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया को यूज में लेने के लिए। न्यूरालजिया जैसा कि इसके नाम से इंडिकेटेड, न्यूरालजिया मीन्स नर्व पेन, इसे मैनेज करना हो तो हम हर्पीज जोस्टर के अंदर उनकी जो मेडिसिन चल रही है उसके साथ गाबापेंटिन भी ऐड करेंगे। बात करते हैं हम पैरासिटामोल की, तो पैरासिटामोल को यूज में नहीं लेते यहाँ पे क्योंकि यह नर्व पेन के अंदर काम में नहीं आती और इसका यूज माइल्ड पेन के लिए किया जाता है। आइबुप्रोफेन की हम बात करते थे, यह हमारी एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो कि इन्फ्लामेशन में हेल्प करती है, बट नर्व पेन के अंदर इसका भी रोल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जिसका वायरल इन्फेक्शन या फिर न्यूरालजिया के केस के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर ओटाइटिस एक्सटर्ना। निम्न में से कौन सा क्लिनिकल साइन है जो कि ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए स्पेसिफिक है। ऑप्शन ए बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी पेन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ द पिन्ना और ट्रेगस, ऑप्शन सी कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ऑप्शन डी फीवर एंड चिल्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी ऑन मैनिपुलेशन ऑफ द पिन्ना और ट्रेगस। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ओटाइटिस मीडिया के अंदर देखने को मिलती है, ना कि ओटाइटिस एक्सटर्ना में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि ओटाइटिस एक्सटर्ना जो होता है हमारा, वहां पर अगर हम पिन्ना वाले पोर्शन को मैनिपुलेट करेंगे तो वहां पर पेशेंट को पेन फील होता है। यह स्पेसिफिकली रिलेटेड है ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए। नेक्स्ट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस एक्सटर्ना दोनों के अंदर हो सकता है। फीवर एंड चिल्स भी नॉट स्पेसिफिक टू द ओटाइटिस एक्सटर्ना, जब तक सिस्टमैटिक स्प्रेड नहीं होता है तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। निम्न में से कौन सी थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। ऑप्शन ए लिपिस्लूप, ऑप्शन बी कॉपर T200, ऑप्शन सी मिरेना, ऑप्शन डी मल्टीलोड कॉपर 250। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मिरेना जो है हमारी वो थर्ड जनरेशन IUD का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की लिपिस्लूप की, यह हमारी फर्स्ट जनरेशन की IUD है जिसका शेप जो होता है वो डबल एस शेप का होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर T200, यह हमारी सेकेंड जनरेशन की IUD है। मिरेना जो है वो थर्ड जनरेशन IUD का एग्जाम्पल है जिसके अंदर हार्मोन लीवोनॉर्टिस्ट्रोल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट है मल्टीलोड कॉपर 250, यह भी सेकेंड जनरेशन की IUD है। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर नीड्स टू बी डन इन डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हमें पूछा गया कि जब हम टेम्परेचर ले लेते हैं उसके बाद उस थर्मामीटर का जो क्लीनिंग होता है वो हम किस डायरेक्शन में करते हैं। ऑप्शन ए बल्ब टू स्टेम, ऑप्शन बी स्टेम टू बल्ब, ऑप्शन सी मिडवे बिटवीन स्टेम एंड बल्ब टू स्टेम, ऑप्शन डी मिडवे बिटवीन स्टेम एंड बल्ब टू बल्ब। राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टेम टू बल्ब, क्योंकि यहाँ पर हमें जो पूछा गया वो है हमारा आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं।
जब भी हम टेम्परेचर लेने के बाद यानी कि आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन कर रहे थर्मामीटर को, तो वहां पर हमारा जो प्रोसीजर रहता है उसका डायरेक्शन स्टेम से बल्ब की तरफ होता है। वहीं अगर बात की जाती है बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, तो वहां पर टेम्परेचर लेने से पहले हमारा जो क्लीनिंग का डायरेक्शन होगा वो होगा बल्ब से स्टेम की ओर। यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज में लिया जाता है वो होता है हमारा मोर क्लीन एरिया से लेस क्लीन एरिया की तरफ जाना। सो इसीलिए आपको आफ्टर टेकिंग और बिफोर टेकिंग टेम्परेचर का क्लीनिंग डायरेक्शन याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन फॉर सिग्माइडोस्कोपी इज। सिग्माइडोस्कोपी जब भी हमें करनी प्रोसीजरल हमें क्या प्रिपरेशन करनी होती है? ऑप्शन ए एनपीओ, ऑप्शन बी एनिमा बिफोर द प्रोसीजर, ऑप्शन सी इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब, ऑप्शन डी आस्क अबाउट आयोडीन एलर्जी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि एनिमा बिफोर द प्रोसीजर। हमें यहाँ पर जो प्रोसीजर करना है वो है हमारा सिग्माइडोस्कोपी, जिसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द सिग्माइड कॉलन। जब भी हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं तब एनपीओ रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एनपीओ तब रखा जाता है जब हमें अपर जीआई का कोई प्रोसीजर करना हो तब। एनिमा बिफोर द प्रोसीजर हमारा राइट आंसर होगा। एनिमा देने से क्या होता है कि जो हमारा कॉलन है वो क्लीन रहेगा, जिससे हमें विजुअलाइजेशन के अंदर हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एनजी ट्यूब इंसर्शन की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए ऑप्शन डी आस्क अबाउट आयोडीन एलर्जी, तो यहाँ पर किसी तरह की डाई का यूज नहीं हो रहा है, तो आयोडीन एलर्जी के बारे में पूछना भी सही नहीं है। इसीलिए सिग्माइडोस्कोपी के केस के अंदर एनिमा दिया जाता है प्रोसीजर से पहले। क्वेश्चन है हमारा टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्सॉर्प्शन। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो निम्न में से हम किसके साथ नहीं देते हैं क्योंकि यह उसके एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस करती है? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी आयरन सप्लीमेंट, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। टेट्रासाइक्लिन हम मिल्क, आयरन सप्लीमेंट और एंटासिड इन तीनों के साथ ही नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है टेट्रासाइक्लिन का जो एब्सॉर्प्शन है वो रिड्यूस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके रेशनल की। सबसे फर्स्ट आता है हमारा मिल्क। मिल्क के अंदर जो होता है हमारा कैल्शियम कंटेन होता है, और यह कैल्शियम जो है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ चिलेट हो जाता है, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन का एब्सॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा आयरन। आयरन जो होता है टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड होकर उसका जो एब्सॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं एंटासिड। एंटासिड जो होती है हमारी उसके अंदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कंटेन होता है, जो कि टेट्रासाइक्लिन के साथ चिलेट हो जाता है और चिलेशन के बाद में इसका एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम किसी पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन प्रेस्क्राइब करें तो वहां पर हम मिल्क, आयरन और एंटासिड कंटेनिंग जो भी प्रोडक्ट्स है वहां पर उसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरलाइज्ड बाय। शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे किसके द्वारा स्टेरलाइज नहीं करते हैं? ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी कूलिंग, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बॉइलिंग। शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर्स वगैरह होते हैं उन्हें हम बॉइलिंग के द्वारा स्टेरलाइज नहीं करते हैं। उसका रीजन यह होता है कि इसकी वजह से जो उनके सोजा होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए बॉइलिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में कॉज कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर इफ टेकन अलोंग विद ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसे कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ लेते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर के चांसेस रहते हैं? ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी इथाम्ब्यूटल, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी पायराजिनेमाइड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन। अगर रिफाम्पिसिन और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव दोनों अगर कोई वुमेन साथ में ले रही है तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर है उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर इज। पार्शियल सीजर के अंदर हमारा डीओसी यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? ऑप्शन ए कार्बामाजिपिन, ऑप्शन बी बार्बिट्यूरेट्स, ऑप्शन सी डायजेपाम, ऑप्शन डी लेमोट्रिजिन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कार्बामाजिपिन। पार्शियल सीजर के अंदर जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो होता है हमारा कार्बामाजिपिन।